गुड इवनिंग एवरीवन। पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। आज 7 जुलाई है और आज हम जो पिछले 2 दिनों के आर्टिकल बाकी थे उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब 5 जुलाई और 6 जुलाई इनके आर्टिकल करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास के अंदर 2 दिनों के आर्टिकल कवर कर चुके हैं। उसमें से एक दो आर्टिकल बाकी रह गया था, एक ही आर्टिकल बाकी था, उसको हम आज वापस ले लेंगे। ठीक है, तो चलो आज सेशन शुरू करते हैं। वैसे तो आपके कोई पहले काफ़ी सवाल रहते थे, आजकल आने बंद हो गए हैं। वैसे तो एक नोट्स वाला है तो वो मैं अभी कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, मेरे को भी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया है। और आप लोगों ने भी ये जो मतलब नोट्स डेली बना रहे हो, तो आप लोगों ने भी उस पे टेलीग्राम नहीं सॉरी व्हाट्सअप चैनल है तो उसके ऊपर आपने भेजा नहीं है मेरे को, वरना मैं सबको दिखा पाता। तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। और देखो, आज ये पहला आर्टिकल है, ये आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। तो इसको क्या है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। उसके अंदर स्वर्ण पदक है ना इन्होंने प्राप्त किया है। आपको पता है कि जयपुर के अंदर अभी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हो रहा था और उसमें जयपुर डिक्लेरेशन वगैरह ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, उसके अंदर उसकी थीम वगैरह भी हमने देखी थी। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि आईसीएमआर है ना, इसकी एक योजना चल रही है, माइंड्स करके एक परियोजना है, इसको कह रहे हैं आईसीएमआर माइंड्स। ये परियोजना है, तो ये एआई सक्षम नागरिक केंद्रित स्वास्थ्य सेवा है। तो ये नवाचार इन्होंने किया है ना, इसके लिए इनको स्वर्ण पदक मिला है, स्वर्ण पुरस्कार मिला है। तो ये क्या है कि एक माइंड्स परियोजना है। इस तरीके से आप समझो कि जैसे जनजातीय या फिर एक पहाड़ी इलाका है, तो वहां पे है ना, यदि कोई बीमार आदमी है, यदि उसको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है या फिर मतलब एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज टाइप में ऐसे ऐसे होती हैं, तो उनको ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो वो बार बार तो ये ऐसे है नहीं कि भाई आपको हर महीने यदि मेंटल पेशेंट हो या फिर आपको सेशन वगैरह इस तरीके से लेने पड़ते हैं। मेंटल का मतलब मेंटल डिसऑर्डर इतना बुरा नहीं होता जितना आपने टैबू बना रखा है हम लोगों ने कि ये तो मतलब दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। हर कोई हो सकता है, हर एक आदमी है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि वो एक आदमी अलग पैटर्न पे चलता है, दूसरा आदमी अलग पैटर्न पे चल रहा है, लेकिन एक समाज के अंदर ऐसा बन जाता है कि है ना ये आदमी तो पागल है या फिर ऐसे घोषित कर देते हैं। तो वो बताने से भी है ना एक परहेज रखता है और वो जैसे मतलब दूर दराज के इलाकों के अंदर जा भी नहीं पाता। तो इसके लिए क्या है कि एक जो लोकल हेल्थ केयर वाले प्रोवाइडर्स होते हैं, तो वो क्या है कि उनके घर पे जाएंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म होगा। मतलब ये माइंड्स है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये जो माइंड्स है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, तो इसके ऊपर एक एप्लीकेशन है ये। तो वहाँ पे जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जैसे मान लो कि आंगनवाड़ी वाले हो गए या फिर पीएचसी पे छोटे मोटे नर्सिंग स्टाफ टाइप में, इनको है ना एक रिक्रूट कर दिया गया। और वो क्या है कि जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, तो उनके पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सीधा जाएंगे, उस प्लेटफॉर्म पे कुछ सवाल होते हैं, वो क्वेश्चन यदि है ना उनको उनको सीधा पूछते हैं। जो पेशेंट होगा तो उनको सवाल पूछेंगे, उनके दवाई वगैरह उसी आधार पे है ना, वो एआई जनरेटेड एक प्लेटफॉर्म है, तो वही दवाई वगैरह उनको बता देगा कि ये दवाइयाँ हो सकती हैं। अब आगे यदि आपको रेफरल सर्विस वगैरह ऐसे चाहिए होती है, तो उस टाइम पे आप जैसे मतलब चंडीगढ़ के अंदर हो गया, जो एम्स दिल्ली है, या फिर अलग अलग ये 7 जिलों के अंदर, 7 राज्यों के अंदर चल रहा है, तो वहां पे उसके बाद में रेफरल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। लेकिन एआई सक्षम इस तरीके से प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि इसके अंदर सारी चीजें मतलब होलिस्टिक तरीके से, स्पेशली ये जो मादक पदार्थ हैं, मतलब ड्रग वगैरह एडिक्ट वगैरह हैं उनके लिए है। और जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं तो उनको भी थोड़ी बहुत को शामिल कर लिया है। और स्पेशली ये जो मेंटल पेशेंट हैं उनके लिए, जो मानसिक रूप से विकार हैं जिनके, उनके लिए है स्पेशली। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं और क्या है इसमें। देखो, पहली बात तो है, ये प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है ना, डीएआरपीजी, उसके द्वारा ये नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई और अन्य तकनीकों के उपयोग के लिए इसको दिया गया है। ठीक है, तो ये इस विभाग ने इसको प्रोवाइड करवाया है। फिर उसके बाद में मानसिक रोग, उद्देश्य क्या है कि जैसे मानसिक रोगी हो गए, मादक पदार्थ का सेवन हो गया, या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाले हैं, तो उनको एकीकृत कर दिया गया है। एक सेकंड, कॉल आ रहा है। फिर जैसे प्रौद्योगिकी और प्रमुख विशेषताएं, इसके अंदर क्या है कि सीडीएसएस मतलब क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, उसका उपयोग किया जाता है कि मतलब क्लिनिकल तरीके से डिसीजन ले सकेंगे। जो मतलब ऐप के ऊपर जैसे क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं, तो उस तरीके से, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ये इसको यूज में लिया जाएगा। उसके बाद में ये बहुभाषी है, काफी सारी भाषाओं के अंदर ये इंटरफेस वगैरह प्रदान करता है। ऑफलाइन कार्य क्षमता भी है इसकी, मतलब इंटरनेट के बिना भी ये काम कर सकेगा। ये जो प्लेटफॉर्म है उसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर है तो वो सीधा जाके और उसको ऑफलाइन तरीके से उनके जो क्वेश्चन है उनको ले सकता है, उसके जो मतलब दवाइयाँ वगैरह होंगी तो वो बता सकेगा। ठीक है, तो रेफरल और बैक रेफरल की है ना पारदर्शी व्यवस्था भी होती है इसके अंदर, की यदि आपको रेफरल सुविधा चाहिए तो वापस आप जा सकते हो। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि रियल टाइम निगरानी वगैरह करना, ये है।
तो इसमें और क्या क्या महत्व क्या हो सकते हैं इसके, जैसे विशेषज्ञों का समय के अनुकूलन होगा, कि मतलब विशेषज्ञ हैं तो वहां तक है ना वो लोग ज्यादा जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसके लिए कि मतलब विशेषज्ञ हैं तो वो जो बड़ी डिजीज हैं उन पे ज्यादा ध्यान दे सकेंगे, तो उनका अनुकूलन हो गया। बुनियादी ढांचे का सशक्तिकरण हो गया, कि मतलब नीचे वाले लेवल तक है ना ये एआई सक्षम प्लेटफॉर्म है, तो ये सबको प्रोवाइड करवाएगा, सुविधाएं प्रोवाइड करवाएगा। बड़े अस्पतालों में दबाव में कमी आएगी, बड़े अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे तो ठीक है, अच्छा है। टर्शरी केयर सेंटर है तो वही इसको इलाज कर देंगे तो सही है। फिर मरीजों को लाभ होगा, कि मरीज है तो वो इलाज तक आसान पहुंच होगी, मतलब वो घर बैठे या फिर अपने आसपास के अंदर ही है ना वो इलाज करवा सकेंगे। फिर कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन है, ये 7 राज्यों के अंदर हो रहा है कुल मिला के ये है। ठीक है, ये राज्य अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर से इसके एम्स एम्स हो गए या पीजीआई चंडीगढ़ है, ये सब है ना इसके मतलब सफलतापूर्वक है ना ये सहयोग है ना इनके साथ में कर रहे हैं ये। तो बस यही आर्टिकल है। फिर आगे चलते हैं। देखो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, हिंदी लिटरेचर है, ये 2 प्रोग्राम है आपको पता है चल रहे हैं। स्टडी विद डीजे ऐप है हमारी, तो वहाँ पे आप जाके लॉगिन करके आप देख सकते हो कि किस किस तरीके से डेमो क्लासेस वहाँ पे उपलब्ध हैं, कि कैसे कैसे हम इनको कोर्सेज को डिज़ाइन कर रखा है। और उसके अलावा आपको जैसे सी सेट हो गया या फिर जीएस पेपर 2, 3, 4 के जितने जितने छोटे छोटे है ना जो पोर्शन है, जैसे जीएस पेपर तो पूरा ही हो गया, जीएस 3 के अंदर छोटे छोटे पोर्शन है, तो उनको बहुत ही कम रुपए के अंदर उनको डिज़ाइन कर रखा है, उनका कॉम्बो कोर्स टाइप में भी बना रखा है। आप विजिट कर सकते हो स्टडी विद डीजे ऐप पे, वहां पे आप जाके देख सकते हो। अब ये अगला आर्टिकल है ना, ये CGSEMI, ठीक है, सेमी ओएसटी OSAT फैसिलिटी सेंटर है, मतलब कि सेमीकंडक्टर जो डिजाइन सेंटर होते हैं, तो उसके लिए एक सेंटर वगैरह ये साणंद गुजरात के अंदर इसका उद्घाटन वगैरह किया गया है। इससे पहले भी 2-3 हैं तो वो राजस्थान मतलब भारत के अंदर अलग अलग जगह किए गए थे, लेकिन अब ये साणंद के अंदर है ना इसको किया गया है। एक तो देखो फैब सेंटर होते हैं और एक होते हैं ओएएसटी सेंटर। ओएएसटी सेंटर होते हैं कि मतलब जो पहले से चिप वगैरह यहाँ पे ना बन के आती हैं, जैसे मतलब कच्ची जो चिप होती हैं वो बन के आती हैं, फिर उनको जो लेबलिंग वगैरह करनी होती है, उनके पास बाहर सुरक्षात्मक आवरण वगैरह लगाने होते हैं, फिर उनकी टेस्टिंग वगैरह करनी होती है, ये सारी चीजें हैं वो तो यहाँ पे की जाती हैं। और उसके अलावा जैसे फैब सेंटर होते हैं ना, उनके अंदर जो कच्ची जो चिप होती है उनको बनाने का काम है वो फैब सेंटर में होता है। ये दोनों में अंतर यही होता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट था आज का आर्टिकल, वो पहला ही आर्टिकल था, उसके अलावा एक सहकारिता वाला आर्टिकल है। इन 2 आर्टिकल को आपको अच्छे से लिखना है, उसके अलावा है ना आप देख ऊपर ऊपर से देख सकते हो, नोट डाउन वगैरह भी करने की ना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो देखो ओएसएटी है, ये साणंद गुजरात के अंदर है। फिर कौन कौन है, कंपनी कौन है, जापान की ये कंपनी है, रेनसास इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसकी साझेदारी से है ना इसका शिलान्यास वगैरह किया गया है। इससे घरेलू उद्योग हैं, मतलब घरेलू उद्योग हैं तो वो भी उनको भी बूस्ट मिलेगा, उनके पास में भी ये चिप वगैरह ये पहुंच पाएंगी, और निर्यात के लिए भी है ना ये करेंगे काम। ठीक है, तो ये जो सेंटर है तो निर्यात के लिए भी काम करेगा। अब इकोसिस्टम है, जैसे मतलब 2036 के अंत तक 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र आना चालू होने की उम्मीद है। अभी तक शायद 3 हो चुके हैं और 5 होने की उम्मीद है इंडिया के अंदर। तो इससे क्या है कि महिला सशक्तिकरण वगैरह भी है, कि जैसे मलेशिया के अंदर है ना जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे झारखंड हो गया, स्टेट है, तो वहां से महिलाओं को भेजा जाएगा, उनको प्रशिक्षण वगैरह करवाया जाएगा। तो उसके लिए भी ये महिला सशक्तिकरण के लिए अंदर क्वेश्चन आए तो आप इसको छोटा सा एक केस स्टडी टाइप में आप डाल सकते हो, कि है ना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जैसे सेमीकंडक्टर चिप वगैरह सीखने के लिए हम बाहर भेज रहे हैं इनको प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है। अब देखो ये अगला आर्टिकल है ना, ये एथेनॉल ब्लेंडिंग से संबंधित है। और ये आपको पता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग है तो ये अभी काफ़ी चर्चा में चल रही है, कि एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो अच्छी है या बुरी है। इसको अलग अलग लोग हैं, जैसे मतलब सरकार है तो वो अलग से बता रही है कि ये किस तरीके से अच्छा है, लेकिन इसको जैसे मतलब एक कंपलसरी तरीके से कर दिया गया है। मतलब इसको E20 है तो इसके अंदर हमें एक चूज करने का मौका नहीं दिया कि E20 है तो उसी वो वाला लेंगे या फिर नॉर्मल वाला हम ले सकते हैं, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है सरकार को थोड़ी। और उसके अलावा जैसे भारत जो सरकार है पीआईबी के जरिए अपने है ना अलग अलग जैसे जो परीक्षण वगैरह करने होते हैं या फिर जितने भी वो करते हैं, तो उनको एक ऑथेंटिकेट करने के लिए सरकार यहाँ पे डालती है अपनी अपनी प्रेस रिलीज के थ्रू। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं सरकार इसके बारे में क्या क्या कह रही है, कि एथेनॉल ब्लेंडिंग है तो हमारी नीति क्या है, उसके आगे उपाय क्या है, उससे फायदे क्या हो रहे हैं, और जैसे कोई अफवाहें हैं तो उनको कैसे खत्म कर रही है सरकार, वो सब है। ठीक है, तो देखो 5 साल पहले है ना हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग की E20, है ना, यहां तक हमने पहुंचने की कोशिश की थी, और हमारा लक्ष्य था
2025-26 है ना, उसके अंदर ही प्राप्त कर लिया था। ये हमारा लक्ष्य था कि 2030 तक हम 20 तक है ना पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही हमने प्राप्त कर लिया, मतलब 5 साल पहले ही हम पहुंच चुके हैं। अब इससे क्या होगा, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी है वो तो हो ही रही है, आपको पता है कि हम आयात पे निर्भर करते हैं, बहुत ज्यादा पेट्रोलियम और डीजल है तो हम आयात पे निर्भर करते हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी है ये हो रही है इससे। उसके अलावा जो विदेशी मुद्रा है उसकी बचत हो रही है, किसानों को भी लाभ हो रहा है, क्योंकि जो मतलब एथेनॉल है तो ये जैव ईंधन ही है, जो किसानों के जो प्रोडक्ट हैं, गन्ना हो गया या फिर दूसरे भी प्रोडक्ट हैं, उप उत्पाद हैं, तो वहां से ये निकलता है, तो किसानों को भी इसकी है ना आय प्राप्त हो रही है। फिर पर्यावरणीय लाभ है कि मतलब ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है तो ये है ना थोड़ा कम करता है, मतलब CO2 उत्सर्जन वगैरह कम करेगा, तो ये पर्यावरणीय लाभ हो गया इसका। फिर इंजन की सुरक्षा है कि मतलब ये सरकार कह रही है कि अलग अलग भ्रांतियां वगैरह हैं कि इंजन को है ना ऐसे बताया जा रहा है कि इंजन के अंदर रस्टिंग हो जा रही है, मतलब कि जंग वगैरह लग जा रहा है, तो ये जंग वगैरह नहीं लग रहा है, इंजन है ना खराब नहीं होगा, ये कहना चाह रही है सरकार। इंजन की सुरक्षा है, और स्पेशली ऐसे कह रहे हैं कि जो 2025 के बाद में जो नई गाड़ी आई हैं वो तो इसके लिए अवेलेबल है, कि मतलब इसके लिए ना उनको डिजाइन किया गया है, लेकिन जो पहले की गाड़ियां हैं उनके अंदर थोड़ा रस्टिंग वगैरह हो रहा है, ये अफवाह चल रही है। अब ये सही कितना है गलत कितना है ये तो कौन बता सकता है। तो इंजन की सुरक्षा हो गई। फिर मतलब अलग अलग ये संस्थान है इनकी बात कर रही है, ARI, सियाम, IOCL, ये सब है ना व्यापक परीक्षण वगैरह इन्होंने किए हैं, और उसके बाद में बता रहे हैं कि इंजन खराब नहीं हो रहा है ये, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जैसे माइलेज है, तो माइलेज के बारे में बता रहे हैं कि 30% की कमी हो रही है, माइलेज के अंदर ऐसे अफवाहें हैं कि 30% की कमी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार कह रही है कि माइलेज कम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत हो रहा है, इतना नहीं हो रहा, मतलब रख रखाव वगैरह या फिर आप किस तरीके से चला रहे हो, टायरों के अंदर हवा कितनी है, उस सब से मैटर करता है, ठीक है। तो ये माइलेज है ज्यादा कम नहीं हो रहा है, लेकिन मंत्री ने माना है, एक मंत्री हमारे जो हरदीप सिंह जी पुरी जी हैं, तो उन्होंने माना था कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है इससे। फिर हाई परफॉर्मेंस जैसे मतलब ये ऑक्टेन ईंधन होता है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसके अनुसंधान ऑक्टेन संख्या है ना ये 108 है, और E20 है उसके दहन की अधिक प्रभावी कर रहा है, मतलब ऑक्टेन जो नंबर है, तो ये क्या है कि पेट्रोल की तो 84.4 है, और जो मतलब मिलाया हुआ है, जो मतलब एथेनॉल ब्लेंडेड है, तो उसका 108.5 है, तो इस तरीके से इसकी जो दहन प्रक्रिया है तो वो है ना वो पेट्रोल से है ना थोड़ी अच्छी होती है, ये कह रहा है ये, ठीक है। तो जल की खपत हो गई, जल की खपत आपको ये भी अफवाह सुनी होगी कि 1 लीटर यदि एथेनॉल बना रहे हो तो काफी हजार लीटर है ना आपको ये मतलब पानी का ना यूज में होता है, लेकिन सरकार कह रही है कि केवल 3 से 5 लीटर है, यही होता है, और वो भी किस में, थोड़ा सा इन्होंने वो स्टार मार्क टाइप में कर दिया है कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्रों के अंदर होता है ये, ठीक है, यदि लिक्विड आप डिस्चार्ज नहीं करने वाले संयंत्र होते हैं उनके अंदर 3 से 5 लीटर तक है ना एथेनॉल मतलब 1 लीटर बनाना होता है तो 3 से 5 लीटर पानी लगता है। तो ये लागत क्या है कि वर्तमान में एथेनॉल की खरीद लागत के लिए पेट्रोलियम से अधिक है, ऊर्जा सुरक्षा पर्यावरणीय इस कार्यक्रम को जारी रखा गया है, कि मतलब एथेनॉल की खरीद है तो ये पेट्रोलियम से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, खरीद लागत ज्यादा होती है, फिर भी ऊर्जा सुरक्षा के लिए हम है ना इसको कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। बीमा वगैरह के लिए ऐसे कह रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं कि इनसे बीमा वगैरह कंपनियां हैं तो ये ना एथेनॉल ब्लेंडेड है, यदि आप क्या पेट्रोल वगैरह तो है ना हम बीमा नहीं देंगे, तो इसके लिए भी इन्होंने कहा है कि बीमा कंपनी वाले है ना ये मना कर ही नहीं सकते। फिर उसके अलावा देखो इन्होंने जो वैश्विक प्रैक्टिस है, जैसे मतलब अमेरिका है तो वो E10 यूज में ले रहा है, फिर उसके बाद में जैसे इन्होंने ब्राजील का एग्जांपल बताया, तो इन्होंने ब्राजील के बारे में बताया कि E27 तक पहुंच गया है धीरे धीरे ब्लेंड करते करते, ठीक है, तो ये हो गया। फिर जापान भी E10 तक है ना पहुंचने का प्रयास कर रहा है, ये सब है। तो ये हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में देख लिया। अब देखो अगला ये आर्टिकल है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का है, सहकारिता मंत्रालय है इसका आर्टिकल है, और ये काफी सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है, मतलब अभी क्या है कि सहकारिता मंत्रालय है तो इनके 5 साल हुए हैं, आपको पता है कि ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर सहकारिता आता था, जो हमारा कोऑपरेटिव है, तो वो क्या है कि कृषि मंत्रालय के अंदर आता था, अब इसको अलग बना दिया था और उसके 5 साल हो चुके हैं। इन 5 सालों के अंदर इनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से रही है वो सब इन आर्टिकल के अंदर बता रखा है, ठीक है। तो 5वां स्थापना दिवस है, कितने करोड़ लोग हैं ना, 30 करोड़ लोग हैं तो ये जुड़े हुए हैं यहाँ पे। उसके अलावा भी ये देखो 2 न्यूज आई थी, उनको मैंने थोड़ा मिक्स करने की कोशिश की है। एक तो वहां पे थी एक PIB बैकग्राउंड की न्यूज है, सहकार से समृद्धि, तो इस नाम से, ठीक है, तो इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है। अब देखो कि 32 करोड़ सदस्य हैं, ये सहकारिता है यहाँ से जुड़े हुए हैं, और सहकारिता को अच्छा बनाने के लिए, इसको प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, मतलब अलग अलग जो संस्थाएं हैं तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो इसको अच्छा बनाने के लिए रैंकिंग फ्रेमवर्क है ना ये शुरू किया गया है कि इनमें कंपटीशन हो सके। अब और इसमें क्या है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम है 2002 का, तो इसमें 50 महत्वपूर्ण संशोधन वगैरह भी किए गए हैं कि ये यही इसको रेगुलेट करने वाला अधिनियम है, सहकारिता को रेगुलेट करने वाला जो अधिनियम है ये है। फिर पेशेवर प्रबंधन, जैसे मतलब आपको पता है कि
जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, PACS कहते हैं उनको, तो ये नीचे ही नीचे लेवल की होती हैं। तो वहां से लेके जो सीट संस्थाएं हैं उन तक क्या है कि प्रबंधन लागू करने के लिए एक त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, इसके बारे में हम बहुत पहले बात कर चुके हैं। जिस टाइम पे ये बनी थी ना, उसी टाइम पे बात की थी शायद अपनों ने, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये गुजरात के अंदर है। तो ये क्या है कि इसकी स्थापना की गई थी कि मतलब PACS से लेके पेशेवर तक उनके प्रबंधन वगैरह सिखाना, ये सारा काम करना, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद में देखो पैक्स का सुदृढ़ीकरण किया गया है कि मतलब पैक्स है तो उसके जो भी डेटा वगैरह ये होते हैं तो उनको है ना डिजिटलाइज कर दिया है। तो उससे क्या होगा कि ये ई पैक्स हो जाएगा, ई पैक्स। ठीक है, तो ई पैक्स में बदला जा रहा है कि मतलब उनके जो मॉडल है, ये 50,000 पैक्स है तो इनको कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। तो ये हो गया। फिर बैंकिंग सुधार वगैरह कि मतलब 25 लाख करोड़ के पांच पार पहुंच गया है। मतलब इनका जो लेन देन है सहकारी बैंकों का, उनका लेन देन है तो वो 25 लाख करोड़ के समथिंग पहुंच गया है। और इनका एनपीए वो भी घटता जा रहा है। पहले क्या है, नेट एनपीए 5.1% था, उसको घट के अब 0.7% हो गया है। तो मतलब काफी कम हो गया है। KYC, डिजिटल बैंकिंग, ये सब है ना सहकारी जो बैंक होते हैं उनके अंदर लागू है। तो ये सारी चीजें बता रखी हैं इसमें। ठीक है, अब सहकारिता से संबंधित और भी है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर काम करेगा। जैसे भारतीय बीज सहकारी समिति है। ठीक है, तो ये बीजों के संबंधित है ना, जो उपलब्ध बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं किसानों को, वो है ये। तो किसानों को टिश्यू कल्चर आधारित उन्नत बीज वगैरह प्रोवाइड करवाना। फिर गोबर और जैविक खाद के लिए है कि गोमय सहकारी समिति लिमिटेड है, इसका उद्घाटन किया गया है। कि मतलब जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है कि गाय का गोबर है, गोबर को वापस गैस के अंदर चेंज करके, इस तरीके से चक्रीय अर्थव्यवस्था है तो उसका यूज में लिया जा रहा है। ये सहकारी जो सोसाइटीज हैं वही कर रही है। सहकारी सोसाइटी में आप देखो कि जो अमूल है वो सबसे अच्छा काम कर रहा है ना। तो अन्य महत्वपूर्ण पहले कौन कौन सी हैं, 9 राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां हैं वो बनाई गई हैं। तो इसमें क्या है कि मतलब अच्छा, स्थानीय सहकारिता को राष्ट्रीय स्तर तक जोड़ने के लिए, मतलब जो स्थानीय सहकारिता, छोटी छोटी सहकारिता समितियां होती हैं तो उनको राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने के लिए, थोड़ा बड़ा बनाने के लिए 9 राष्ट्रीय स्तर की है ना सहकारी समितियां भी बनाई गई हैं। और एक भारत टैक्सी है, ये आपको पता है, बता चुका हूं मैं कि भारत टैक्सी सर्विसेज जैसे ओला उबर ये सब हैं। तो वैसे है ना, आप भी यदि, मैं भी यदि है ना गाड़ी वगैरह लगा के और सीधा ओला के अंदर जाना चाहूँ तो वहां पे है ना, मतलब ओला की बजाय भारत टैक्सी के अंदर जाना चाहूँ तो अपनी गाड़ी ले जाके उसके अंदर जो कमीशन होता है जो ओला का उबर का इनका, तो वो नहीं लगेगा इसके अंदर। फिर लाइफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाने की योजना है। अभी जीवन बीमा की कंपनी है, जो सहकारिता से संबंधित जो भी लोग हैं उनको बीमा वगैरह करवाने के लिए ये कंपनी बनाएंगे ये। तो ये भी अभी योजना चल रही है। तो उसके अलावा भी है, ये तो एक आर्टिकल था उसके अंदर था। अब देखो, एक तो बीजों के लिए तो मैंने आपको बता दिया अभी, ये बीजों के लिए तो ये संस्था हो गई। फिर जो निर्यात के लिए, निर्यात बढ़ावा, जो सहकारिता से संबंधित निर्यात है वो बढ़ाने के लिए ये संस्था है। फिर जैविक उत्पाद है उनके लिए ये संस्था है, NCOL। ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव, ये आउटपुट है या फिर कुछ है, प्रोडक्ट है, इस तरीके से। मैं फुल फॉर्म तो याद नहीं आ रही इसकी क्या है। तो ये 3 संस्थाएं हैं कुल मिला के। ठीक है, अब बैंकिंग और वित्तीय सुधार। अब बैंकिंग के लिए जैसे सहकार CVS है, जैसे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है, उसी तरीके से सहकारी से संबंधित जो सारे डेटा है वो एक ही जगह पे आ जाए, सहकारी बैंकों का सारा डेटा एक जगह हो, तो उसको सहकार CVS कहते हैं। और इसके लिए AI संचालित ग्राहक सेवा प्लेटफॉर्म भी है। जो सहकारिता बैंक है उनके लिए AI संचालित ग्राहक सेवा सेंटर है, तो यह सहकार सहयोगी लॉन्च किया गया है। उसके अलावा जैसे सरचार्ज हो गया वो भी कम कर दिया, मैट है वो भी कम कर दिया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता है तो उसको भी कम कर दिया है, नवाचार और शिक्षा ये भी सब भी है। तो मतलब वो वही भारत टैक्सी वगैरह ये सब है, त्रिभुवन वगैरह यही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है जो सहकारिता से संबंधित ये था, आर्टिकल था। अब देखो अगला आर्टिकल है ये NHLML। ठीक है, नेशनल हाईवे से संबंधित ये लॉजिस्टिक है ना, एक नेटवर्क टाइप में है कि एक जगह से यदि आपको दूसरी जगह अपना लॉजिस्टिक या सामान पहुंचाना है, जैसे मान लो कि आपको यहाँ से मतलब जयपुर से लेके और दूसरी जगह जैसे मतलब दिल्ली है या फिर आपको साउथ के अंदर पहुंचाना है, तो उसके लिए हवाई रूट हो गया, रेलवे रूट हो गया, या फिर जो मतलब सड़क परिवहन हो गया। इन तीनों को एक ही जगह है ना मर्ज कर दिया जाए तो आपका जो लॉजिस्टिक लागत है वो भी कम हो जाएगी, आपका टाइम यदि बचाना है तो वो भी कम हो जाएगा। जिसकी जैसी प्रेफरेंस है उसी तरीके से कर देते हैं। तो ये NHAI है, NHAI है, उसी के तहत ना ये संस्था है, NHLML। ठीक है, उसकी प्रगति की है ना अभी समीक्षा की है कि मल्टी मॉडल ढांचा वगैरह किस तरीके से किया जा रहा है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो ये क्या है कि NHAI है ना, उसके अंदर एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी हो गई है। ठीक है, NHLML।
ये कंपनी होगी। इसका मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग है, एक्सप्रेसवे है, उनकी यात्रा को सुगम बनाना, कि मतलब उनकी जो ट्रांसपोर्ट लागत है उसको कम करना है कुल मिला के, और कम करना और सुगम बनाना, ठीक है, सुविधाएं वगैरह बढ़ाना। अब इसमें समीक्षाधीन परियोजनाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे क्या है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वगैरह बना दो, कि एक ही जगह पे सारे लोग हैं वो मिलके, और अपना जैसे मतलब आपको हवाई यात्रा के तहत भेजना है तो वैसे भेजो, अलग अलग जगह कहीं कैसे भी भेजना है तो ये हो गया। फिर रोपवे वगैरह बनाओ, जैसे पर्वतमाला परियोजना आपको पता है कि जैसे मतलब पहाड़ों के अंदर है ना ये रोपवे वगैरह लगाए जाते हैं, एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ के यदि आपको लॉजिस्टिक सामान वगैरह पहुंचाना है तो इसलिए रोपवे का यूज में ले लो। फिर इंटरमोडल स्टेशन हो गए, जहाँ पे मतलब एक स्टेशन है तो वहां पे हवाई वाला भी हो गया, फिर ट्रेन ट्रेन के रूट भी हो गया, और सड़क वाला भी हो गया, ठीक है। तो ये तीन रूट एक जगह मिल जाएंगे तो ये इंटरमोडल स्टेशन हो गए। फिर यात्री सुविधाएं, जो मतलब कस्टमर हैं तो उनकी सुविधाएं, जैसे मतलब उनकी बोगी वगैरह ठीक हो, उनके जो कंटेनर हैं तो वो सुरक्षित रहें, उनकी जैसे मतलब ई ई तरीके मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वो पहुंच सकें आसानी से, उनका जो ट्रैकिंग वगैरह है वो आसानी से हो सके, ये सब सुविधाएं हैं तो उनको भी विकसित किया गया है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही है NHLML, ठीक है। बस इसको ही ध्यान रखना है मेनली आपको यहाँ तक। और ये क्या क्या काम कर रहा है ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। उसके अलावा महत्व आपको पता है, परिवहन एकीकृत हो जाएगा, ये कुछ नहीं काम का नहीं है, नेशनल विजन है, ये सब फालतू है। अब देखो ये आर्टिकल है ना, अगला आर्टिकल ये है, जनजातीय कार्य मंत्रालय उड़ीसा है, वहां पे भुवनेश्वर के अंदर जनजातीय अनुसंधान संस्थाएं, मतलब ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, उनको सुदृढ़ बनाने पे राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। देखो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं ना, ये मतलब मान लो कि आपके जो जनजातियां हैं, ये पुराने जो आदिवासी लोग हैं, तो उनके क्या है कि कुछ परंपराएं थी, उनकी कलाएं थी, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई जैसे इलाज वगैरह है तो वो अच्छे से अच्छा कर पा रहा है, जो जड़ी बूटियां हैं उनसे इलाज कर पा रहा है। तो ये जो सारे जो उनके डेटा थे, तो वो क्या है कि परंपरागत तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर अब तक आते रहे हैं। लेकिन मान लो कि कुछ ऐसा टाइम आएगा, वो जो मतलब जो भी ये आदिवासियों के पास में सहेजी हुई जो कलाएं हैं, परंपराएं हैं, तो वो है ना यदि मतलब लुप्त हो जाएं तो उनको बचाए रखने के लिए क्या है कि एक TRI, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसको बनाया गया है। अब ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो ये उनकी जो परंपराएं हैं उनको मतलब ऐसे देखता है, ऑब्जर्व करता है, रिसर्च करता है। लेकिन इनके क्या है कि एक ऑफिस है वो राज्य स्तर पे बने हुए थे, हर एक राज्य के अंदर TRI का एक अलग अलग ऑफिस बना हुआ है। अब वो ऑफिस है तो वो क्या है कि इतना ज्यादा काम नहीं करेगा, कि सिर्फ है ना फाइलें पड़ी रहेंगी और वहीं पे ही है ना अंदर ही पड़ी रहेंगी, मतलब एक अलमारी वगैरह है इसके अंदर आपकी पड़ी रहेंगी। तो अब क्या है कि इसमें डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है ट्राइब एक्स, ये है, इंग्लिश के अंदर कहाँ गया, हाँ ये रहा, ट्राइब एक्स। ये एक प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो अब क्या है कि जो भी फाइलें वगैरह थी तो उनके ये जो ट्राइब एक्स हैं यहाँ पे ना अपलोड कर दिया जाएगा। अब क्या है कि जो मतलब आगे जो लोग हैं, जो मतलब दूसरे लोग भी हैं, जो रिसर्च वगैरह स्टार्टअप वगैरह ऐसे लोग हैं, तो वो इसको है ना अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, उनको सीखने को मिलेगा। इन सारी चीज़ों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है ना इनको सर्विस को, मतलब इन चीज़ों को है ना मतलब स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो कार्यशाला का उद्देश्य और महत्व है, TRI है तो इसका रूपांतरण कर दिया गया है। देश भर के अंदर जनजातीय अनुसंधान संस्थान है, उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी। पहले इनकी कामकाज की समीक्षा की जाएगी। उसके अलावा ज्ञान का जीवन संस्थान, मतलब कि ज्ञान के ना कुछ जीवन संस्थान है ये। तो सांस्कृतिक संसाधन केंद्र होते हैं इनके अंदर, की सांस्कृतिक जो संसाधन होते हैं उनके केंद्र भी इसी के अंदर होते हैं। और जनजातीय विकास के नीति समर्थन केंद्र में बदलना है इनको। जैसे मतलब जो TRI है ना उनके कामकाजों की समीक्षा करेंगे, फिर उसके बाद में जो ज्ञान के जो जीवन संस्थान है उस तरीके से इनको है ना बनाया जाएगा। फिर सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों के रूप में ना इनको संभाला जाएगा। और नीतिगत समर्थन केंद्र, मतलब उनकी जो नीतियां वगैरह हैं तो उनको है ना इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए कुछ केंद्रों की स्थापना की जाएगी, इनके अंदर इनको चेंज किया जाएगा जो TRI है। ये बात तो TRI के बारे में बता रखी है। अब क्या है राज्य स्तर पे होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब ट्राइबक्स है ना ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये क्या है कि जो भी डेटा होगा उनका, जो जनजातियों के पास में परंपरागत जो स्रोत पड़े हैं, उनके पास में जो ज्ञान का भंडार है, तो उसको क्या है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर ले आया जाएगा अब। तो जैसे कला हो गई, जनजातियों की कलाएं हैं, संस्कृति है, उनकी भाषाएं हैं, उनका पारंपरिक पारंपरिक ज्ञान हो गया, या कौशल विकास है, उनके समर्थित अलग तरीके की डिजिटल शिक्षण मंच हो गया। अब अनुसंधान और स्थायी आजीविका के लिए एक नए अवसर सर्जित करेगा, इसका उद्देश्य यही है कुल मिला के, ठीक है, कि अनुसंधान है और स्थायी आजीविका की मिल सके, जो लोकल लोग हैं उनको भी आजीविका मिल सके, ये इसका मेन मोटिव हो गया। अब देखो ये चार प्रमुख विषय हैं इसके अंदर, है ना। तो
देखो, ज्ञान और सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों के रूप में टीआरआई का विकास किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, कि मतलब टीआरआई है तो उनका अच्छे से विकास किया जाएगा कि ये ज्ञान को संभाल के अच्छे से रखें। फिर जनजातीय विकास में अनुसंधान, मतलब जनजातीय विकास के अंदर जो उनका रिसर्च वगैरह करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना और साक्ष्य है उनका सृजन करना, ये सब भी काम इसके अंदर किया जाएगा। फिर प्रौद्योगिकी, मतलब जीआईएस हो गया, एआई हो गया, उसका यूज भी लिया जाएगा इसके अंदर। और संस्थागत सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन शासन साझेदारी, मतलब शासन को भी है ना साझेदार बनाया जाएगा, जिससे क्या है कि उनकी जो प्रिजर्व है वो अच्छे से किया जा सके। अब भुवनेश्वर घोषणा है वो इसी से संबंधित है, कि मतलब ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है ना, तो ये भुवनेश्वर डिक्लेरेशन है, ये इसी से संबंधित है। ये भुवनेश्वर डिक्लेरेशन है, थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखना है कि ये ट्राइबल ग्रुप है, तो इनके जो परंपरागत ज्ञान है, ट्राइबेक्स प्लेटफॉर्म है, तो ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है परंपरागत ज्ञान को संभालने के लिए। बस इतना ही आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर तो सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, अब ये देखो, ये अगला आर्टिकल है ना, इंडिया हैंडमेड, जो हैंडलूम प्रोडक्ट होते हैं तो उनके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कि जैसे मतलब बिचौलिए वगैरह है तो वो साड़ियाँ, बनारसी साड़ी जैसे आप देखते हो जो जीआई टैग वगैरह से अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे वन नेशन वन प्रोडक्ट के भी है ना काफ़ी उत्पाद होते हैं। तो उनको क्या है कि बहुत अच्छे से, मतलब यदि वो बेचना चाहते हैं तो आप देखो कि उसको बनारसी साड़ी है वो 2,000 के अंदर भी बिक रही है और 10,000 के अंदर भी बिक रही है। रीजन क्या है कि बिचौलिए बीच में खा जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि ये इंडिया हैंडमेड है, ये भारत के शिल्प विरासत के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, और यहाँ पे बिचौलिए वगैरह है ना ये खत्म हो जाएंगे, इसके लिए इंडिया हैंडमेड है। ठीक है, इसमें और क्या दे रखा है वो देख लेते हैं हम। देखो, पहली बात तो है, ये इसको बनाया किसने है? डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन है, इसने बनाया है। और वस्त्र मंत्रालय है, तो इसने इसको कहा है कि आप ये बना के दो। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। उसके अलावा ये 2023 में इसको लॉन्च किया गया था प्लेटफॉर्म को, ये पुराना है, अभी नया नहीं है। फिर बिचौलियों की समाप्ति हो जाएगी इससे। फिर आसान ऑन बोर्डिंग, मतलब बिना जीएसटीएन के, मतलब जीएसटी नंबर वगैरह ऐसे करने की जरूरत नहीं है इनको, कुछ पंजीकरण नंबर वगैरह है ना ये दे दिए जाते हैं, और उसके बाद में ये पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है, और खरीदारों के लिए लाभ, इस मंच पर कोई भी कमीशन वगैरह नहीं ली जाएगा, तो ना खरीदार है तो उनको भी सस्ता मिलेगा, और जो बेचने वाले हैं उनको भी सही दाम मिलेंगे। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, बिचौलिए खत्म हो गए तो। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है और जीआई टैग है, कौन कौन से उत्पाद हैं तो उनके इसके अंदर आ रहे हैं। जैसे मतलब एक जिला एक उत्पाद है, इसके तहत प्लेटफॉर्म के अंदर तंगेल साड़ी, बनारसी सिल्क उत्पाद, इक्कत, तसर सिल्क, ये सब है ना, टेराकोटा वगैरह ये प्रदर्शित किए जा रहे हैं। और जीआई टैग है तो वो कौन कौन से हैं, जैसे एपन कला है, एपन कला कहाँ की है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है उत्तराखंड की है ये। फिर शुद्ध पश्मीना शॉल हो गया, डोकरा सजावट है, डोकरा सजावट है ये छत्तीसगढ़ का भी है, और वेस्ट बंगाल का है, तेलंगाना का है, ऐसे तीन जगह का है शायद डोकरा, अलग अलग सजावट होती है। और ये मुंडू उत्पाद है, मुंडू एक ऐसे मान लो कि केरल के अंदर होता है, धोती टाइप में ऐसे होती है, मुंडू उत्पाद हो गए, ये जीआई टैग हैं अलग अलग। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप है ना याद रख लेना, जो मैंने बता दी है लगभग। तो एपन, एपन शुद्ध पश्मीना तो आपको पता है जम्मू कश्मीर का, इसलिए मैंने नहीं बताया। डोकरा है ये 3 जगह की है, और मुंडू है ये केरला की है। ठीक है, बस यही है। और अब इससे महत्व क्या होगा, नारी सशक्तिकरण वगैरह, इससे इस पे प्रभाव पड़ेगा, यही है और कुछ नहीं। अब देखो, बाबू जगजीवन राम है, उनकी पुण्यतिथि है, इससे संबंधित है, इसको आप जस्ट देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर दिया हुआ था कि बाबू जगजीवन राम है वो 35 साल तक क्या क्या रहे थे, फिर उसके बाद में इन्होंने, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस टाइम पे ये रक्षा मंत्री थे। तो मतलब पीसीएस के अंदर पूछा जा सकता है, ये मतलब बाबू जगजीवन राम है, यहाँ से जहाँ से आपके रिलेट करते हैं उस तरीके से आप देख सकते हो इनको। अब ये 2-3 आर्टिकल इनको मिक्स किया है मैंने, ये बीच में लाइन लाइन ड्रॉ करना भूल गया मैं। ठीक है, अब देखो पहले क्या है कि ये है राजस्थान और हरियाणा, ये क्या है कि यमुना का जो पानी था तो वो हरियाणा से राजस्थान के अंदर आने लगा है। और शेखावाटी का जो एरिया है, शेखावाटी का एरिया मतलब होता है सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये राजस्थान के अंदर होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, तो ये शेखावाटी का एरिया है, यहाँ पे ना पानी पहुंचाने का है। और राजस्थान वाले स्पेशली इसको है ना आर्टिकल को अच्छे से याद रखना। ठीक है, बस ये ध्यान ध्यान रखना है आपको कि यमुना के लिए ना ये हुआ था, अभी होने को हुए तो ये शायद 15 दिन पहले हो गया था, वो आर्टिकल भी आया था, लेकिन मुझे लगा कि मतलब पीसीएस के लिए ये है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने मिस कर दिया था इसको। तो ये आप देख लेना। ठीक है, दूसरा है पंडवानी गायिका तीजन बाई। आपको सीधा पूछा जा सकता है पंडवानी जो गायन शैली है, लोक गायन शैली है, ये कहाँ से रिलेट करती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, बस। अब प्रोजेक्ट 17A है, इसके तहत क्या है कि महेंद्रगिरी है, आपको पता है कि इससे पहले भी हमने देखा था कि ये नीलगिरी क्लास है, उसके अंदर है ना हम 7 है ना स्टील फ्रिगेट हैं ये बनाएंगे, तो ये छठी है, छठी थी शायद,
नीलगिरी क्लास के अंदर। तो ये छठी यही लास्ट है। उसके अलावा ये विशाखापट्टनम में है ना, इसको प्रोजेक्ट के तहत है ना, इसको कमीशन कर दिया गया है। विशाखापट्टनम में तो इसको कमीशन किया है, बनाया किसने है? मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड MDL, ये आप लिख लेना इसको, ठीक है। महेंद्रगिरी के बारे में यदि लिखना चाहो तो। बस आज इतने ही आर्टिकल थे। आज कल वाले में शायद बी और ए आंसर है, ये देख लेना एक बार। और ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, एक तो E20 से रिलेटेड है, एथेनॉल ब्लेंडिंग से संबंधित है, और दूसरा ये किसका है? हाँ, ICMR माइंड वाला है ये, ठीक है। ये दोनों आप मेरे को लिख के बताना। और ये मेंस का एक ही क्वेश्चन है, आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, ठीक है। आज सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।